अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी वीडियो जो है फूड प्रिजर्वेशन के हवाले से है कि आप कैसे अपने फूड्स वगैरह को, जितने भी ईटेबल आइटम हैं, उन्हें प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। अगर आप घर में कोई जैम बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, कोई सॉस वगैरह बना रहे हैं, आप गमीज़ कैंडी बना रहे हैं, या आप जो है होममेड कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं जिससे जो है आप किचन से रिलेटेड कोई भी आप जो है प्रोडक्ट बनाकर उसे सेल करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो फिर उसकी शेल्फ़ लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। बिना शेल्फ़ लाइफ के आप बिज़नेस नहीं कर सकते और आप स्टोर भी नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हैं अपने ही घर के लिए, आप जो है 10-15-20 दिन की शेल्फ़ लाइफ चाह रहे हैं आप केक्स वगैरह की, क्योंकि अमूमन जो है इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो हर वक्त जो है फ्रेशली आप जो है उसको बेक करके जो है वो बना सकें। तो पहले से ही तैयार हो और आपने जस्ट उसको जो है वो गर्म करना है और सर्व कर देना है। तो फिर इसके हवाले से हमारे पास क्या है और हम किस तरह जो है फ़ूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, फूड प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास कुछ प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि एक है सोडियम बेंजोएट और एक है पोटाशियम सॉर्बिट। और भी कई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो ये दो ही हैं जो कॉमन है। अक्सर आपके जो है आपको जेलीज़ वगैरह के अंदर, जो भी आपके घर में केक वगैरह जो आप बाहर से मंगवाते हैं, उनकी पैकिंग पे अगर आप पीछे देखेंगे इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो वहाँ आपको ये लिखा हुआ भी मिलेगा। पोटाशियम सॉर्बिट एंड सोडियम बेंजोएट जो है वो इंग्रेडिएंट्स के अंदर पहले से मौजूद होता है। तो अब ये काम किस तरह करते हैं, अब इनको इस्तेमाल किस तरह करना है हमें, इनसे हम किस तरह जो है वो बेस्ट रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाना है, तो उससे जो है 70 to 75 सेल्सियस तक कुक करना ज़रूरी है। अगर इस सेल्सियस तक आपने उसको कुक नहीं किया, इतना टेम्परेचर उसको नहीं दिया, तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो अपने बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो कि हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आते, तो वो बैक्टीरिया जो है किल नहीं होंगे। और जब तक वो बैक्टीरिया किल नहीं होंगे तो आप अपने फूड को प्रिजर्व नहीं कर सकते। फिर अगर आप उसमें प्रिजर्वेटिव डाल भी देंगे तो भी उसकी शेल्फ़ लाइफ एक्सटेंड नहीं होगी जितनी हमें चाहिए। ठीक है, तो उसे कुक करना ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसी चीज़ बन रही है जिसको कुक नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो फिर आप उसके अंदर हाइजीन का ख्याल रखेंगे प्रॉपरली। आप ग्लव्स पहनेंगे, आप हेयर नेट पहनेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हिसाब में आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो भी इस तरह के प्रोडक्ट हम मार्केट से बाय करते हैं उसके पीछे लिखा होता है HACCP, ठीक है, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसका पूरा मतलब यही होता है कि हैज़र्ड का मतलब होता है ख़तरा, एनालिसिस का मतलब होता है कि उसको एनालाइज करना कि ये हमें किस चीज़ से हो रहा है, अब ये क्रिटिकल कितना है, ठीक है, हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, कंट्रोल पॉइंट क्या है, ठीक है। ये सब के उसूल होते हैं और ये हर फूड इंडस्ट्री के अंदर जो है इसको फॉलो किया जाता है। अब ये उसूल हमारे पास कब आए, ये 1960 में नासा की तरफ से जो है ये रूल्स बनाए गए फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्योंकि जब नासा जो है अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना यहाँ से भेजा करता था अर्थ से, तो वो रास्ते में स्पॉइल हो जाता था, ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से फिर एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉब्लम्स होती थी। तो फिर जो है उसको जो है वो एनालाइज़ किया गया कि ये क्यों होता है, हमारे खाने की शेल्फ़ लाइफ किस तरह बढ़ सकती है, और फिर ये हैसब के रूल बनाए गए। और तब से लेकर अभी तक जो है ये हमारी इंडस्ट्री में मौजूद है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो कि रेडी टू ईट है, तो फिर आप पहले सही से हैंड वॉश करेंगे। आपके जो है जितने भी आपकी नाइफ़ वगैरह, कटिंग बोर्ड, इस तरह की चीज़ें जो भी आपकी इस्तेमाल होने वाली हैं, यूटेंसिल्स अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो है फिर आप उसे सैनिटाइज़ करके फिर आप उसे इस्तेमाल करें। तो फिर इंशाल्लाह आपके जो रेडी फूड हैं, जैसे कि बर्गर बन वगैरह, सैंडविचेज़ हो गए, कोल्ड सैंडविचेज़ हो गए, इस तरह की चीज़ें आपकी फिर वो ख़राब नहीं होंगी, उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उस तरफ कि जहाँ हमें जो है कुक करने वाले प्रोडक्ट बनाने होते हैं। अब अगर आप कोई जैम वगैरह बना रहे हैं, तो जैम जहाँ आपका कुक हो रहा होगा, तो उससे पहले ही आपने वो डाल देना है। ठीक है, अगर आपको पूरी रेसिपी को कुक नहीं करना है, तो एटलीस्ट आप कम से कम जो है जहाँ वाटर कंटेंट को आप कुक कर रहे हैं शुगर के साथ, तो वहाँ आप उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दें, ताकि 70 से 75 सेल्सियस तक पहुँचकर वो जो वाटर कंटेंट है उसमें जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाए, और उसके बाद जो प्रिजर्वेटिव है वो अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है, और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है, इस तरह के और भी एसिड्स हैं हमारे पास। सिट्रिक एसिड क्यों यूज़ किया जाता है, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास जो कि फ्रूट से हम जो है वो रिलेट करते हैं, जैसे कि जैम हो गया, गमीज़ कैंडीज़ हो गई, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, तो हम उसको जो है एक तो
सिट्रिक एसिड उसका फ्लेवर अच्छा करता है, दूसरा ये कि उसकी शेल्फ लाइफ को भी इन्हेंस करने में मदद करता है, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, आपके फूड का पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके फूड की शेल्फ लाइफ क्या होगी। जो भी फूड अल्कलाइज होते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, अल्कलाइज फूड जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अल्कलाइन है लेकिन उसमें मॉइस्चर नहीं है, वाटर कंटेंट नहीं है, तो उसकी शेल्फ लाइफ को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर वो एक्सटेंड कर जाएगा, वो ज़्यादा चलेगा। जैसे कि बनाना होता है, बनाने का पीएच जो है वो अल्कलाइन होता है, वो एसिडिक नहीं होता, इसलिए बनाना हमारे पास ज़्यादा टाइम रुकता भी नहीं है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। लेमन एसिडिक होता है, ठीक है, वो सोर होता है, एसिडिक होता है, और वो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता। हाँ, वो ड्राई हो जाए वो अलग बात है, रखे रखे, लेकिन उसमें स्पॉइलेज नहीं होती, वो ख़राब नहीं होता। इसी तरीके से हनी का पीएच भी जो है वो कम होता है और वो भी जो है एसिडिक होता है, वो भी ख़राब नहीं होता। सिरका हो गया, ठीक है, इस तरह की सभी चीज़ें जो भी पीएच पे डाउन होंगी, एसिडिक साइड पे होंगी, उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा एसिडिक होंगी वो ज़्यादा टाइम चलेंगी और ख़राब नहीं होंगी। इसी तरीके से हमें हमारे फूड के अंदर भी देखना पड़ता है, जो भी गमीज़, कैंडीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं, उसके अंदर जो है हम जो कुछ भी खट्टा डाल रहे हैं, हम उसमें लेमन डाल रहे हैं, उसके अंदर जो है वो ये अपना क्रीम ऑफ टार्टर डाल रहे हैं, हम उसके अंदर सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है आपके फूड का एक तो टेस्ट बेहतर कर देती हैं, बरकरार रखती हैं, उसके जायके को बढ़ा देती हैं, दूसरा उसके पीएच को डाउन करके उसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने में मदद करती हैं। अगर ये चीज़ें इस्तेमाल ना हो तो प्रिजर्वेटिव के साथ भी काम हो जाएगा, लेकिन फिर वो आपको ना जायका उतना अच्छा मिलेगा और ना ही वो उतना ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्वेटिव अपना काम कर सकेगा, ठीक है। बाकी पीएच के ऊपर इंशाल्लाह तफसीली वीडियो बाद में दूंगा, जिसमें आपको पूरे तरीके से बताऊंगा कि पीएच का स्केल क्या होता है और हम किस तरीके से इसको मेजर करते हैं, किस तरह की डिज़ीज़ में आपको किस तरह का फ़ूड लेना चाहिए, आपको एसिडिक फूड कब लेना चाहिए, अल्कलाइन फूड कब लेना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो मैं बाद में दूँगा। अब ये है कि आप अगर कोई गमी कैंडीज़ बना रहे हैं, तो जहाँ आप उसका जो है वो सिरप पका रहे होंगे, ठीक है, उसे कुक करते टाइम ही आप उसके अंदर जो है वो एसिडिक अपना सिट्रिक एसिड और जो भी प्रिजर्वेटिव आप डाल रहे हैं वो डाल देंगे। अब इसकी मिकदार क्या होगी, आपकी टोटल रेसिपी का 0.1 to 0.5% तक आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसकी मिकदार को इस तरह देखेंगे कि जिस रेसिपी के अंदर पानी की मिकदार कम है उसके अंदर आप जो है 0.1 to 0.2% डाल दें, बहुत है। जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, जिससे कि आप कोई जो है वो चटनी बना रहे हैं, कुछ भी इस तरह की सॉस, जैम वगैरह बना रहे हैं, जेलीस बना रहे हैं, तो उसमें ये 0.1 से 0.5% तक जाएगा, यानी कि 0.4 to 5% तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इनका जो बेस्ट यूज़ होता है वो सोडियम बेंजोएट और पोटाशियम सॉर्बिट को इक्वल क्वांटिटी में यूज़ किया जाए रेसिपीज़ में, तो ये सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं। अगर आप सिर्फ सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी रेसिपी को कड़वा कर देगा। अक्सर लोग नहीं बताते, वो सिर्फ प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल बता देते हैं। असल चीज़ होती है टेस्ट, आपको अपनी रेसिपी का जायका भी बनाना पड़ता है। सोडियम बेंजोएट तो आपकी रेसिपी को कड़वा कर देगा, तो आप पोटाशियम सॉर्बिट का इस्तेमाल करते हैं, वो कड़वा नहीं करता। और अगर आप दोनों को मिलाकर इस्तेमाल कर लें तो सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। अब इसकी मिकदार 0.1 to 0.5% किस तरह आप मेजर कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी रेसिपी का अगर टोटल वेट हो रहा है 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, तो इसका 0.1% कैसे होगा, 0.1 लिखेंगे आप कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, ये आपके पास आ जाएगा इसका 0.1%, यानी कि 1 ग्राम जाएगा। अब 0.5% का मतलब हो गया 5 ग्राम जाएगा 1 kg में। मिसाल के तौर पे आपकी रेसिपी है 354 ग्राम की, ठीक है, क्योंकि रेसिपी को इक्वल 1000 ग्राम पे तो नहीं होती ना। बाकी इसका भी एक तरीका होता है कि आप रेसिपी को अपने मुताबिक कितने वेट पे लेके जाना है तो कैसे लेके जा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी कोई 213 ग्राम की रेसिपी है मेरी, तो मैं उसको 1 kg पर कैसे लेके जाऊँगा, तो इसको बोलते हैं रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका भी इंशाल्लाह फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा कि ये किस तरह करते हैं। फ़िलहाल आप ये देख लें, अगर 354 ग्राम की मेरी रेसिपी है और मुझे इसके अंदर 0.2% कोई भी केमिकल डालना है, तो सबसे पहले मैं 0.2% लिखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 354 से, डिवाइड कर दूँगा 100 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्लाह आपका भला करे 0.7%, ठीक है। 0.7% तक मैं इसके अंदर वो इस्तेमाल करूँगा जो चीज़ मुझे डालनी है, और ये मैंने 0.2% के हिसाब से किया था। हो सकता है अभी समझने में मुश्किल हो रही हो, लेकिन अगर कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह फिर आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब ये मैंने आपको बता दिया है
कि इसे कुक करना ज़रूरी है, वरना ये डिज़ोल्व नहीं होगा आपकी रेसिपी के अंदर और अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, 70-75 सेल्सियस तक इसको कुक कर लिया। अब आ जाते हैं केक्स और कपकेक की तरफ। केक्स और कपकेक को हमने वैसे भी बेक करना ही होता है, वो 200 सेल्सियस तक या 180 सेल्सियस तक हम उसको वैसे ही कुक करते हैं, तो वहाँ इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ एग के साथ अच्छे से बीट कर लें बस। अंडा, चीनी और जो ये केमिकल आप इस्तेमाल करने वाले हैं, आप ये अपना इसके अंदर डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि हमें इसमें खटास नहीं चाहिए, तो हम इसमें सिट्रिक एसिड नहीं डालेंगे। सिर्फ इसके अंदर आप जो है सोडियम बेंजोइड और पोटाशियम सॉर्बिट डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी भी नहीं है। जिस चीज़ के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, उस चीज़ के फिर हमें देखना पड़ता है उसके जायके को देखते हुए। अगर वो हम किसी फ्रूट से रिलेटेड कोई फ्लेवर बना रहे हैं, तो फिर हम जो है उसके अंदर खट्टा डालते हैं, सिट्रिक एसिड डालते हैं, जो कि फ्लेवर को भी इन्हेंस कर देता है, शेल्फ़ लाइफ को भी बेहतर कर देता है। लेकिन यहाँ क्योंकि मॉइस्चर इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो पानी इसके अंदर केक में होगा वो भी एवापोरेट हो जाएगा बेकिंग के दौरान। ठीक है, तो आप जो है रेसिपी का, जैसे मैंने आपको बताया, 0.1% भी डाल दें बहुत है, और 0.1% अगर आप दोनों चीज़ें डालना चाह रहे हैं तो फिर 0.05% पोटाशियम सॉर्बिट होगा, 0.05% सोडियम बेंजोइड होगा। ठीक है, तो होगा, और इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर कोई चीज़ समझ ना आए रेसिपी में तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। अब आपको जो है वो केमिकल्स का भी पता चल गया, कौन से केमिकल्स इस्तेमाल होंगे फूड प्रिजर्वेशन के लिए, और आपको मिकदार भी पता चल गई कि किस मिकदार में डालना है और कब डालना है, कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टोरेज की तरफ कि अब आपको स्टोर किस तरह करना है अपने फूड को। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने बनाया है जो कि आप रेफ्रिजरेटर में रखना चाहते हैं या रखा जाता है, तब तो आप उसे जो है एयर टाइट जार में पैक करके, लेकिन गरम पैक नहीं करेंगे, ठंडा हो जाए, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, या रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म हो, नीम गर्म चलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। ऐसा ना हो कि आपने उसको पैक कर दिया और अंदर उसके जो है वो स्टीम जमा होने लग गई, स्टीम ने पानी बना दिया, और जैसे कि आपने वो पानी की मिकदार को जो है वहाँ पर सेट किया था प्रिजर्वेटिव के साथ, लेकिन यहाँ जब पानी बन गया है, तो अब ये जो स्टीम से पानी अंदर बना है, ये भी आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा एक टाइम पे जाके। ठीक है, तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है हमें। हम उससे जब अच्छा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, या हल्का सा नीम गर्म हो, तो तब आप उसे एयरटाइट जार में बंद करके, अगर आपने फ्रिज में रखने वाला आइटम है तो आप उसको फ्रिज में रख देंगे, रूम टेम्परेचर पे रखने वाला आइटम है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप रूम टेम्परेचर पे ही रख दें, नहीं होगा ख़राब। अब आपको जब यूज़ करना है उसे, तो आप उसे गीले स्पून के साथ यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और आप उसे फिंगर के साथ नहीं खाएंगे। अक्सर लोगों की आदत होती है वो फिंगर से खा लेते हैं। अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा तो फिर आपकी उस प्रोडक्ट का जो है वो शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और एक बार जब आपने उसको अगेन खोल दिया, तो अब आपको चाहिए कि अब आप उसको फ्रिज में ही रखें, तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब उसे जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट की हवा भी लग गई है, रोशनी भी लग गई है। इसीलिए हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि रोशनी से और जो है वो नमी वाली जगह से बचाएं, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ मुमकिन होती है आपके प्रोडक्ट के अंदर। एक बार आपने उसको बंद कर दिया था, कंडक्शन सील हो गई, अब उसके अंदर ना बाहर की हवा जा रही थी जिसकी वजह से वो ख़राब हो। लेकिन अब जब आपने उसको खोल लिया यूज़ करने के लिए, तो अब ज़रूरी है कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, वरना अब उसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो चुकी है। अब वो जो है 20-25 दिन में या महीने के अंदर वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके ओरिजिन के एनवायरनमेंट और वेदर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसकी शेल्फ़ लाइफ अब कितनी रह गई है। ठीक है, अगर कोई केक वगैरह कपकेक बनाए, आपने बिस्किट्स बनाए, तो उसके लिए भी यही है कि आपने जब उसको बेक कर लिया, रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, ठंडा हो जाए, तो अब आप उसको एयर टाइट बंद कर देंगे। अगर आपने बच्चों के लिए कपकेक बनाए हैं तो उसके लिए प्लास्टिक रैप मिलता है, आप वो रैप कर सकते हैं, किलिंग फिल्म से रैप कर सकते हैं, एयर टाइट जार में रख सकते हैं, और आप उसको रूम टेम्परेचर पर रख दें। क्योंकि अगर आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो फिर केक क्या होगा कि केक जो है वो आपका ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाएगा, तो उसका भी कोई मुश्किल नहीं है। आप उसे जो है माइक्रोवेव करके दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें, 5-6 सेकंड के लिए, और आप फिर वो बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आप कहीं पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आप एयरटाइट जार में रखें, कोई मुश्किल नहीं है। आपके केक की शेल्फ़ लाइफ तकरीबन 3 महीने है। अगर उसे हवा नहीं लग रही है और डायरेक्ट रोशनी नहीं मिल रही है, इस तरह से आपने उसको बिल्कुल एयरटाइट कर दिया तो ठीक है। बाकी शेल्फ़ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए और भी कई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ग्लिसरीन वगैरह, लेकिन वो जो है टेक्सचराइज़र का भी काम करती हैं। ठीक है, हर प्रोडक्ट को देखते हुए हमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स को डालना होता है। अभी सिर्फ मैंने इन 2 आपको जो है वो प्रिजर्वेटिव्स के हवाले से बता दिया, इनका इस्तेमाल बता दिया है। टेक्सचराइज़र का काम करने वाली चीज़ें अलग होती हैं, माल्टोडेक्स्ट्रीन है, सोर्बिटोल है, ग्लिसरीन है, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें
जो कि टेक्सचराइज़र का काम करती हैं, क्योंकि ये भी शेल्फ़ लाइफ के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब आपकी चीज़ ख़राब तो नहीं हुई, लेकिन उसका टेक्सचर ही ख़राब हो गया, तो अब वो आपके मुताबिक, मयार के मुताबिक नहीं रही। ना उसका माउथ फील वैसा रहा, ना वो खाने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी काम करती हैं, लेकिन अभी आप इस चीज़ को सीखें, ट्राई करें, और जहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप जो है वो मुझसे डिस्कस कर लें इंशाल्लाह। तो फिर हम देख लेंगे कि उसमें अब आपके इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो क्या चीज़ की कमी रह गई है, ठीक है। रेसिपीज़ डेवलपर बने, चीज़ों का इस्तेमाल सही आना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह इसी तरीके से आप बेकिंग को मज़ीद सीखते रहेंगे। और घर पे जो है आप ट्राई करें बिल्कुल इंशाल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो हर चीज़ बाहर से ही बाय करनी हो, खुद बनाएं। खुद बनाने में जो खुशी होती है वो बाहर से लाकर नहीं मिलती। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।